गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम नगरीय आकारिकी के पार्ट 2 के साथ आपके सामने आए हैं। पहले पार्ट में हमने कंसेंट्रिक जोन थ्योरी पढ़ी थी। आज हम अन्य दो सिद्धांतों का अध्ययन इसमें करेंगे। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। दूसरा सिद्धांत है खंड सिद्धांत या सेक्टर थ्योरी। अमेरिकी विद्वान होमर हायट ने 1939 में 142 अमेरिकी नगरों के आंकड़ों के आधार पर नगर के विकास व भीतरी बनावट पर खंड सिद्धांत के नाम से एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। हायट के अनुसार नगर में 5 प्रकार के खंड देखने को मिलते हैं। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, थोक पैमाने पर हल्के विनिर्माण उद्योग, निम्न श्रेणी रिहाइश, मध्यम श्रेणी रिहाइश और उच्च श्रेणी रिहायशी क्षेत्र। इस सिद्धांत में पूरे नगर को एक वृत्त माना गया है और उसके विभिन्न क्षेत्रों को खंड के नाम से संबोधित किया गया है। यह एक ही प्रकार का भूमि उपयोग हमें नगर केंद्र में मिलने के साथ साथ नगर के समीपवर्ती भाग में भी देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे नगर की जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊंचा किराया क्षेत्र एक खंड के सारे बाहर की ओर फैलने लगता है। औद्योगिक क्षेत्र नदी घाटियों में जल मार्गों या रेल मार्गों पर विकसित हो जाते हैं। वर्तमान समय में नगरों में यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि कारखाने नगरों की बाहरी पेटी या उसके किनारों पर स्थापित होने लगते हैं। हायट का कहना है कि अमेरिकी नगर यातायात मार्ग के सहारे विभिन्न दिशाओं में फैलकर एक अष्टभुज ऑक्टोपस की जो भुजाएं होती है, टेंटिकल्स होते हैं, उसकी तरह का एक रूप धारण कर लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार नगर के रिहायशी क्षेत्र का विकास 3 तरह से होता है। पहला, नगर लंबवत रूप में या वर्टिकल एक्सपेंशन से बढ़ सकता है। एक परिवार वाले मकान एक से अधिक परिवार वाले मकानों में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा, मकान खाली पड़े प्लॉटों पर भी बनने लगते हैं। इस प्रकार बस्तियों के बीच में खाली छूटा हुआ भाग मकानों से घिर जाता है। और तीसरा है, जब नगर पर जनसंख्या का दबाव पड़ता है तब मकान नगरीय सीमा को धक्का देकर बाहर की बन जाते हैं। इस प्रकार का विस्तार अपकेंद्रीय विस्तार या सेंट्रीफ्यूगल ऑफ लेटरल एक्सपेंशन कहलाता है। उपयुक्त तीनों प्रकार का नगरीय विकास साधारणतः क्रमानुसार ही होता है। इसमें विभिन्नताएं नगर का धरातल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या व सामाजिक संगठन के कारण पैदा हो जाती हैं। अपकेंद्रीय विकास के 3 रूप, 3 फॉर्म्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ, जैसे ध्रुवीय विकास, यह वह विकास है जो यातायात मार्गों के सहारे जो कि नगर के केंद्र से बाहर की ओर फैले होता है। रिहायशी मकान इन मार्गों के सहारे बन जाते हैं। दूसरा है एकाकी बस्तियां। ये एकाकी बस्तियां नगर की सीमा के बाहर फैल जाती हैं। कभी कभी छोटी बस्तियों के समूह औद्योगिक कारखानों के चारों ओर फैले रहते हैं। ये उद्योग वहाँ रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। तीसरा है एकाकी बस्तियों का मिलाप। जनसंख्या के बढ़ने पर नगर के बाहर की ओर अनेक औद्योगिक बस्तियां आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं या नगर के मुख्य भाग से जुड़ जाती हैं। औद्योगिक स्थापन नगर के बाहर की बस्तियों की ओर बढ़ता है या उसका अनुसरण करता है। नगर के समीपवर्ती भाग में स्थित कारखाना चुंबक का काम करता है। यह श्रमिक परिवारों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये परिवार अपने रोजगार के स्थान के निकट रहना ही पसंद करते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व के सिद्धांत में आपको बताया था। इसकी आलोचना भी हमें देखने को मिली। यह सिद्धांत संकेंद्रीय वलय सिद्धांत की अपेक्षा नगर के रिहायशी क्षेत्र के ढांचे के बारे में अधिक अच्छी तरह बताता है। यह नगर के विकास व विस्तार का भी ध्यान रखता है। हायट के सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह है कि नगर का विकास यातायात मार्गों के सहारे होता है। नगर का आकारीय वृत्तीय जो कि कई खंडों में बटा होता है। खंड नगर के बाहर चारों ओर फैले रहते हैं। जिस प्रकार का भूमि उपयोग नगर के वृत्त के केंद्र पर मिलता है उसी प्रकार का भूमि उपयोग नगर के बाहर की सीमा पर बढ़ता जाता है।
जैसे नगर के पूर्वी भाग में उच्च रिहायशी क्षेत्र नगर के पूर्वी भाग की सीमा की ओर ही बढ़ेगा। शिकागो का उच्च किराया क्षेत्र झील के सहारे सहारे फैला है, जो नगर केंद्र में लूप से उत्तरी सीमा तक फैला है। यह उच्च श्रेणी के उपनगर की उत्तरी सीमा के बाहर झील के तट के किनारे किनारे 50-60 किलोमीटर की दूरी तक फैले हैं और ये सब शिकागो से तीव्र यातायात साधनों से जुड़े हैं। तीसरा सिद्धांत है बहुनाभिक सिद्धांत या मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी। नगरीय विकास का यह सिद्धांत C.D. हैरिस तथा उल्मन ने 1945 में प्रकाशित करवाया था। उनके अनुसार किसी नगरीय क्षेत्र के विकास प्रतिरूप में केवल एक केंद्र ही नहीं बल्कि कई भिन्न नगर केंद्र की वृद्धि होती है, अर्थात एक ही प्रकार के भूमि उपयोग के क्षेत्र नगर में कई मिल सकते हैं। इनकी संख्या का निश्चय ऐतिहासिक विकास तथा अवस्थिति की शक्तियाँ करती हैं, जो कुछ कार्यों का समूहीकरण कर देती हैं और कुछ कार्यों को इधर उधर फैला देती हैं। ऐसा देखने में आता है कि विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग के क्षेत्र अलग अलग नाभि के रूप में कुछ नगरों में उनकी उत्पत्ति के समय से ही पाए जाते हैं, जबकि कुछ नगरों में इनका जन्म नगर के विकास के साथ साथ होता जाता है। प्रथम प्रकार के नगरों के लंदन आता है। यहाँ पर दी सिटी का भाग वित्त व व्यापारिक केंद्र के रूप में तथा वेस्टमिंस्टर का भाग राजनीतिक केंद्र के रूप में लंदन नगर की उत्पत्ति के समय से ही पाए जाते हैं। प्रारंभ में एक दूसरे से खुले क्षेत्र द्वारा अलग अलग थे। दूसरे प्रकार के नगरों में शिकागो नगर का उदाहरण दिया जा सकता है। यहाँ पर पहले भारी उद्योगों का स्थापन नगर के मध्य भाग में शिकागो नदी के सहारे सहारे हुआ। बाद में यह उद्योग कालुमेट क्षेत्र में स्थापित हो गया, जहाँ पर इसमें नए नगरीय विकास में मदद की और यहाँ एक नाभि विकसित हो गई। नगर में अलग अलग नाभि का बनना निम्न 4 बातों के सामूहिक प्रभाव के कारण होता है। पहला, कुछ कार्यों को विशेष प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए नगर का खुदरा बिक्री क्षेत्र नगर के भीतर यातायात की विशेष सुविधा से जुड़ा होता है। इसी प्रकार बंदरगाह के लिए अनुकूल तटीय क्षेत्र, विनिर्माण उद्योगों के विकास के लिए भूमि का बहुत बड़ा भाग तथा पानी की सुविधा व रेल या जाल मार्गों से जुड़ा होना आदि सुविधाओं की आवश्यकता होती है। दूसरा है, कुछ कार्यों के नगर में संपन्न होने से अनेक सुविधाएं अपने आप एकत्रित हो जाती हैं। नगर का खुदरा बिक्री का क्षेत्र जो लोगों के एक स्थान पर इकट्ठे होने को प्रोत्साहित करता है, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने में मदद करता है। नगर में वित्तीय संस्थान, कार्यालय आदि यातायात व संचार सुविधा पर निर्भर करते हैं। अतः इनके विकसित होने से ये सुविधाएं वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। तीसरा, कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के लिए हानिकारक होते हैं। औद्योगिक क्षेत्र व उच्च श्रेणी रिहायशी क्षेत्र में हमेशा विरोधाभास ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा औद्योगिकीकरण है वहाँ पर प्रदूषण देखने को मिलेगा और जो संपन्न लोग हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है वो प्रदूषित क्षेत्रों से बाहर निकलकर दूर अपने मकान बनाते हैं। दोनों कार्य एक दूसरे के विरुद्ध विकसित होने वाले कार्य हैं। जहाँ पर उद्योग कारखाने विकसित होते हैं वहाँ पर उच्च श्रेणी के रिहायशी मकान देखने को नहीं मिलते। पैदल चलने वाले मोटर गाड़ियों और कारों पर का भारी जमाव खुदरा बिक्री वाले क्षेत्रों में मिलता है, ना कि थोक व्यापार वाले क्षेत्रों में। और चौथा है, नगर की कुछ भूमि ऐसी होती है जो किसी विशेष कार्य के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन यह विशेष कार्य इस उपयुक्त भूमि को इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि उसका किराया अधिक होता है। जैसे थोक व्यापार व माल संग्रह के कार्यों के लिए बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होती है, अतः वहाँ पर निम्न श्रेणी के मकानों की भूमि कम दाम पर प्राप्त नहीं हो पाती। अब जो इसमें बहुनाभिक केंद्र दिए वो इस प्रकार हैं। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र या CBD यह नगर का केंद्र होता है जो नगर के विभिन्न भागों में यातायात द्वारा जुड़ा होता है तथा नगर के सभी भागों से सुगम होता है। यहाँ पर भूमि की कीमत सबसे अधिक होती है।
यहाँ पर पैदल मार्ग, निजी कार, बस उपमार्ग काफ़ी नज़र आते हैं। शिकागो, सेंट लुइस, सॉल्ट लेक सिटी इसके उदाहरण हैं, क्योंकि इन नगरों में यातायात मार्ग किनारों पर आकर मिलते हैं तथा यह किनारे का भाग नगर के सभी भागों से सुगम होता है। दूसरा है थोक व्यापार एवं हल्का विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र। यह भाग भी नगर की आसान पहुंच में होता है तथा नगर के केंद्र के निकट ही स्थित होता है। थोक व्यापार क्षेत्र जिसको कुछ आधार नगर से प्राप्त होता है, लेकिन प्रमुख रूप से पड़ोसी क्षेत्रों की सेवा करता है, जिनसे यह रेल व मोटर ट्रक मार्गों द्वारा जुड़ा होता है। अतः यह सीबीडी के समीप लेकिन बाहर की ओर यातायात मार्गों के सहारे फैल जाता है। तीसरा है भारी उद्योग क्षेत्र। यह क्षेत्र नगर की वर्तमान सीमा अथवा पुरानी बाहरी सीमा पर फैला होता है। भारी उद्योगों की भूमि के बड़े बड़े प्लॉटों की आवश्यकता पड़ती है। इनको अच्छे यातायात साधन जैसे रेल अथवा जल मार्ग की आवश्यकता होती है। ये सब सुविधाएं नगर के केंद्रीय भाग की अपेक्षा उसके सीमावर्ती भाग में अच्छी तरह मिलती हैं। शिकागो नगर के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर 10 किलोमीटर लंबी पेटी में भारी उद्योग स्थापित मिलते हैं। चौथा है रिहायशी क्षेत्र। आमतौर पर उच्च श्रेणी के रिहायशी मकान नगर के ऊंचे भागों पर जो जल प्रवाह की अच्छी दशा देखते हैं स्थापित हो जाते हैं। ये शोर, धुएं, प्रदूषण, दुर्गंध, रेल मार्ग आदि बाधाओं से दूर बनाए जाते हैं। नगर में जहाँ पर भी कारखाने तथा रेल मार्ग पाए जाते हैं वहाँ ही निम्न श्रेणी की रिहायशी क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। उपयुक्त दोनों के बीच की परिस्थितियाँ रखने वाले क्षेत्र में मध्यम श्रेणी के लोगों का रिहायशी क्षेत्र बन जाता है। पांचवा, छोटे छोटे नाभि क्षेत्र। इसमें सांस्कृतिक केंद्र, पार्क, बाहरी व्यापारिक केंद्र तथा छोटे औद्योगिक केंद्र शामिल हैं। एक विश्वविद्यालय भी स्वतंत्र रूप से नाभि के रूप में कार्य कर सकता है, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय इसके उत्तम उदाहरण हैं। बाहरी व्यापारिक केंद्र समय के साथ प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन जाता है। पार्क व मनोरंजन केंद्र जो कि पुरानी बेकार पड़ी हुई भूमि को घेरे होते हैं, कभी कभी नाभि का रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ पर उच्च श्रेणी के रिहायशी क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। वॉशिंगटन का रॉक क्रीक पार्क तथा लंदन का हाइड पार्क इसके उत्तम उदाहरण हैं। अनेक छोटे छोटे संस्थान तथा हल्के विनिर्माण उद्योग जैसे बेकरी आदि जो कि नगर में इधर उधर फैले रहते हैं, कभी नाभि का रूप धारण नहीं कर पाते। और छठा है उपनगर और अनुषंगी नगर। अमेरिकी नगरों की प्रमुख विशेषता उनमें उपनगरों का पाया जाना है या सबर्ब्स। हम इसके बारे में डिटेल में नए व्याख्यान में पढ़ेंगे। ये उपनगर दो प्रकार के होते हैं, रिहायशी उपनगर और औद्योगिक उपनगर। मोटर मार्गों व उपनगरीय रेल मार्गों के विकास ने उपनगरों को जन्म दिया है। अनुषंगी नगर उपनगरों से भिन्न होते हैं। ये केंद्रीय नगर से कई किलोमीटर दूर स्थित होते हैं तथा इन नगरों से केंद्रीय नगर पूर्ण रूप से निर्भर करते हैं। उदाहरण के तौर पर गारी का शिकागो का उपनगर कहा जाता है, जबकि एल्गिन व जूलियट को अनुषंगी नगर या सैटेलाइट टाउन। हमारे देश में ज्वालापुर व गुरुकुल कांगड़ी को हरिद्वार का उपनगर कहा जा सकता है, जबकि रानीपुर व श्यामनगर को अनुषंगी नगर का पद दिया जा सकता है। तो इसी के साथ ही हमने नगरीय आकारिकी के तीनों सिद्धांतों, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, दूसरा सेक्टर थ्योरी और तीसरा मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी के बारे में अध्ययन किया। उनकी आलोचनाएं, उनका विस्तार, ये सब चीज़ें हमने जानी। आज के व्याख्यान में इतना ही। शीघ्र ही हम अर्बन ज्योग्राफी के नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।